हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कक्षा 11 सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज मैं आपको इस वीडियो में संस्कृत खंड के अंतर्गत वंदना शीर्षक या वंदना पाठ के श्लोकों का हिंदी अनुवाद पढ़ाऊंगी। तो आप सभी बच्चे जिनके पास हिंदी की पुस्तक है वो सभी बच्चे संस्कृत खंड में संकलित वंदना नामक शीर्षक को निकालकर उसके श्लोकों का हिंदी अनुवाद मेरे साथ पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो पहला श्लोक है वो इस प्रकार है। विश्वानि देव सवितः दुरतानि पराशुः यद भद्रम तन्न आसुः। सबसे पहले बच्चों हम लोग कठिन शब्दार्थ जान लेते हैं। विश्वानि माने होता है संपूर्ण, देव माने देव, सविता माने सूर्य, दुर्तानि माने होता है पापों को, परासु माने दूर कीजिए या नाश कीजिए, यद माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी हो, तद माने उसे, ना माने हमें, आसु माने प्रदान कीजिए। अब बच्चों पूरे श्लोक का हिंदी अनुवाद जानते हैं। विश्वानि देव सवितः दुरतानि परासुः। हे सूर्य देव, आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए। यद भद्रम, यद माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी हो, और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। बच्चों, फर्स्ट ईयर में परीक्षा के दौरान श्लोकों का जो हिंदी अनुवाद आता है उसके निर्धारित अंक 7 हैं। तो आप श्लोक का हिंदी अनुवाद बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आज मैं आपको HW में यही कार्य दूंगी पढ़ाने के उपरांत कि आपको जितने भी मैं श्लोक वंदना शीर्षक के अंतर्गत पढ़ा रही हूँ उन सभी का आपको हिंदी अनुवाद अपनी HW की कॉपी पे करना है। तो पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद क्या बताया मैंने। विश्वानि माने संपूर्ण, देव माने देव, सविता माने सूर्य, दुर्तानि माने पापों को, परासु माने दूर कीजिए, यद माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी हो, तद माने वह, ना माने हमें, आसु माने प्रदान कीजिए। हे सूर्य देव, आप हमारे समस्त पापों को दूर कीजिए। यद भद्रम, जो कल्याणकारी हो वह हमें प्रदान कीजिए। आ गया होगा बच्चों समझ में। इसके बाद आते हैं श्लोक संख्या 2 पर। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भूजिथा मा गृधा कश्चित् धनम। सबसे पहले बच्चों हम इसका हिंदी जो कठिन शब्दार्थ है उनका हिंदी अर्थ जान लेते हैं। ईशावास्यमिदं, ईशावास्यमिदं माने ईश्वर से व्याप्त है, सर्वम माने सब, यत माने जो, किंच माने कुछ, जगत्याम माने जगत में, जगत्याम माने विद्यमान है, जगत माने संसार में। तो कैसे इसका आप जो है हिंदी अनुवाद निकालेंगे। यत किंच, जो कुछ संसार में विद्यमान है वह सभी ईश्वर से व्याप्त है। ब्रैकेट में लिखेंगे इसलिए। तेन त्यक्तेन भूजिथा, तेन माने उसका, त्यक्तेन माने त्याग पूर्वक, भूजिथा माने भोग करो, मां गृधा, गृधा माने होता है लोभ या लालच, मां गृधा लालच मत करो, कश्चित् धनम, कश्चित् माने किसका, धनम माने धन, धन किसका है अर्थात किसी का नहीं है। फिर से पुनः एक बार आप लोग देख लीजिए इसका हिंदी अनुवाद। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भूजिथा मा गृधा कश्चित् धनम। ईशावास्यमिदं का हिंदी अर्थ मैंने क्या बताया। ईश्वर से व्याप्त है, सर्वम माने सब, यत माने जो, किंच माने कुछ, जगत्याम माने विद्यमान है, जगत माने संसार। तो आप पीछे से उठाएंगे। संसार में जो कुछ विद्यमान है वह सभी ईश्वर से व्याप्त है। तेन त्यक्तेन भूजिथा, इसलिए त्याग पूर्वक उनका भोग करो, मां गृधा, लोभ मत करो, कश्चित् धनम, धन
किसका है अर्थात किसी का नहीं है। आ गया होगा बच्चों समझ में। अब हम आते हैं तीसरे श्लोक पर। सह नाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। सह माने साथ साथ, ना माने हमारी, अवतु माने रक्षा करें, सह माने साथ साथ, नौ माने हमारी, भुनक्तु माने होता है पालन करें। सह माने साथ साथ, वीर्यम माने पराक्रम पूर्ण, करवावहै माने कार्य करें, तेजस्वी माने तेजस्वी हो, नावधीतमस्तु माने अध्ययन में, मां विद्विषावहै माने होता है द्वेष ना हो, मां माने मत हो, विद्विषावहै माने द्वेष ना हो। तो इसको आप कैसे स्टार्टिंग करेंगे, लिखेंगे। एक शिष्य ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, आप हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की, इतने को आप किस पे लिखेंगे, ब्रैकेट में, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, लिखेंगे सह नाववतु साथ साथ रक्षा करें, सहनो भुनक्तु साथ साथ पालन करें या पोषण करें, सह वीर्यम करवावहै हम दोनों साथ साथ पराक्रम पूर्ण कार्य करें, तेजस्वी नावधीतमस्तु हम दोनों अध्ययन में तेजस्वी हो, मां विद्विषावहै हम दोनों में द्वेष ना हो। पुनः बच्चों एक बार इसका हिंदी अनुवाद देख लीजिए श्लोक का। एक शिष्य ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, आप हम दोनों की अर्थात गुरु और शिष्य की क्या करें, सहनाववतु साथ साथ रक्षा करें, सहनो भुनक्तु साथ साथ पालन करें, सहवीर्यम करवावहै हम साथ साथ पराक्रम पूर्ण कार्य करें, तेजस्वी नावधीतमस्तु हम दोनों अध्ययन में तेजस्वी हों, मां विद्विषावहै हम दोनों में द्वेष ना हो। बच्चों मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं श्लोक संख्या 4 पर। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। उत्तिष्ठत माने उठो, जागृत माने जागो, प्राप्य माने प्राप्त करो, वरान्नि माने होता है श्रेष्ठ, बोधक माने ज्ञान को। तो क्या इसका हिंदी अनुवाद होगा, उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। बच्चों आते हैं श्लोक संख्या 5 पर। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्न कुरु प्रजाभयो अभयम नः पशुभ्यः। सबसे पहले बच्चों हम शब्दार्थ जान लेते हैं। यतो यतः माने होता है जिस जिससे, समीह से माने चाहते हो, ततो माने उससे, नो माने हमें, अभयम माने भय रहित, कुरु माने करो, सन्न कुरु प्रजाभयो, सन्न माने हमारी, प्रजाभयो माने प्रजा का, कुरु माने करो, सन माने कल्याण, सन माने कल्याण, ना माने हमारी, कुरु माने करो, प्रजाभयो माने प्रजा का, हमारी प्रजा का कल्याण करो, अभयम ना पशुभ्या, पशुभ्या माने पशुओं को, ना माने हमारे, अभयम माने भय रहित करो। अब हम इसका पूरा जो श्लोक है इसका हिंदी अनुवाद जान लेते हैं बच्चों। यतो यतः समीह से, हे ईश्वर आप जिस जिस से चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु उस से हमें भय रहित करो, सन्न कुरु प्रजा भयो अभयम नः पशुभ्या हमारी प्रजा का कल्याण करो, हमारे पशुओं को भय रहित करो। तो बच्चों आ गया होगा समझ में, एक बार पुनः पढ़ लीजिए। विश्वानि देव सवितः दुरतानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। हे सूर्य देवता आप हमारे संपूर्ण पापों को दूर कीजिए। यद भद्रम जो कल्याणकारी हो, तद माने उसे, ना माने हमें, आसु माने प्रदान कीजिए, उसे हमें प्रदान कीजिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्वित् धनम।
ईशावास्मिदम माने ईश्वर से व्याप्त है, सर्वम माने सब, यत माने जो, किंच माने कुछ, जगत्याम माने विद्यमान है, जगत माने संसार में, संसार में जो कुछ विद्यमान है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, इसलिए त्याग पूर्वक उसका भोग करो। माँ गृधा, लोभ मत करो, कस्विद धनम, धन किसका है अर्थात किसी का नहीं है। इसके बाद बच्चों तीसरे श्लोक पर आइए। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहे। एक शिष्य ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहता है कि हे ईश्वर, आप हम दोनों की सहनावतु, साथ साथ रक्षा करें, सहनो भुनक्तु, साथ साथ पालन करें, सह वीर्यम करवावहे, हम साथ साथ पराक्रम पूर्ण कार्य करें, तेजस्वी नावधीतमस्तु, नावधीतमस्तु माने अध्ययन में, हम अध्ययन में तेजस्वी हों, माँ विद्विषावहे, हम में द्वेष ना हो। बच्चों आ गया होगा समझ में। चौथे श्लोक पर आइए। उत्तिष्ठत, उत्तिष्ठत माने उठो, जागृत माने जागो, प्राप्य माने प्राप्त करो, वरान्य माने श्रेष्ठ, बोधत माने ज्ञान को। उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करो। इसके बाद बच्चों श्लोक संख्या 5 पर आते हैं। ये वंदना का अंतिम श्लोक है। यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्न कुरु प्रजा भयो अभयम नः पशुभ्या। यतो यथा माने जिस जिस से, हे ईश्वर जिस जिस से, समीहसे माने चाहते हो, ततो माने उससे, नो माने हमें, अभयम माने भय रहित, कुरु माने करो, हे ईश्वर जिस जिस से चाहते हो उससे हमें भय रहित करो। सन्न कुरु प्रजा भयो, प्रजा का कल्याण करो, हमारी प्रजा का कल्याण करो। अभयम नः पशुभ्या, हमारे पशुओं को भय रहित करो। बच्चों आ गया होगा समझ में। अब बच्चों जब आप अनुवाद कर रहे होंगे इसका HW की कॉपी पे, तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले बच्चों अनुवाद करते समय आप क्या डालते हो? संकेत डालते हो। संकेत में जो भी श्लोक आपसे पूछा जाएगा उसके प्रारंभिक कुछ शब्द और अंतिम कुछ शब्द आप क्या कर देंगे? लिख देंगे। मान लीजिए पहला श्लोक आता है कि आपको हिंदी अनुवाद करना है, तो आप संकेत में क्या करेंगे? विश्वानी लिखेंगे, डॉट डॉट डॉट, और इसके बाद क्या लिख देंगे? आशु। इसके बाद बच्चों संदर्भ लिखा जाता है। संदर्भ किस प्रकार लिखेंगे? लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक, प्रस्तुत श्लोक। श्लोक को बच्चों आप संस्कृत पद्यांश भी लिख सकते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक। अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसका नाम हिंदी, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। हिंदी को बच्चों ब्लैक पेन से भी लिख सकते हो, अंडरलाइन कर दीजिए और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, हिंदी के संस्कृत खंड, संस्कृत खंड को भी ब्लैक पेन से लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। संस्कृत खंड में संकलित, वंदना नामक। अब वंदना को भी बच्चों कैसे लिखेंगे? ब्लैक पेन से लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। इसको उद्धरण चिन्ह हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एक गहरा उद्धरण चिन्ह। तो इसको क्या करेंगे? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे। वंदना नामक पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है।
बच्चों आया समझ में संदर्भ आपको कैसे लिखना है? प्रस्तुत श्लोक की जगह आप संस्कृत पद्यांश भी लिख सकते हैं। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वंदना नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद बच्चों आप क्या डालेंगे? हिंदी अनुवाद, और जो अनुवाद मैंने अभी आपको पढ़ाया है जैसे वैसे आप क्या करेंगे? अनुवाद जो है वो लिख देंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही पर्याप्त है। हैव अ नाइस डे। And welcome to Shivaji Group of Institutions online classes. Students, in this chapter, in my previous video, I told you about some results or say some theorems of related to this topic, which is the some results based on the number of elements of the sets. So, in my previous video, I have solved the result 1 and A union B. A union B, number of elements in A union B is equal to n A plus n B minus n A intersection B. And second, if A and B are disjoint, then A intersection B is equal to null set, that is n A intersection B is equal to 0. So in this condition n A union B is equal to n A plus n B minus this is the when A and B are disjoint, means अगर A और B में कोई चीज कॉमन नहीं है तो इसका फिर यूनियन जो हो जाएगा, यूनियन में जो एलिमेंट्स होंगे वो Na उस A सेट और B सेट के एलिमेंट्स के सम के इक्वल हो जाएगा. So these two results I have told in the earlier in my previous video. Now the result third or theorem third, you can say theorem third. If capital A, B, C are finite set and capital U, B universal set, then n of A union B union C is equal to NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus NB intersection C and minus NC intersection A plus NA intersection B intersection C. This is the third. Now we have to prove this theorem. So students, let us see. Sorry, this is universal set. I call you. This is universal set. This is set A. This is set A, this is set B, and this is set C. This is A, this is B, and this is C. So students, this is the A minus B, I already told you. This is three sets students. So अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे थ्योरम को? From NA union B, NA plus NB minus NA intersection B. So students, LHS लेके चलेंगे NA union B union C. So this is NA union B union C. You can take this. So this is A, this is B. So this is comes out NA from this formula plus NB. This is treated as B. So NB
minus and A intersection this, A intersection B union C. So now students, again this is NA plus and B union C. B union C means this total. So B union C of formula according to this is NB plus NC minus NB intersection C. Now here students, this is A intersection B union C. This comes out as, because A intersection B union C is N of A intersection B union A intersection C. Because this is the property of set that A intersection B union C is A intersection B union A intersection C. Now NA plus NB plus NC minus NB intersection C. Now here this as concept A, this is B. So A union B, NA union B. What is NA union B? Here you can see NA plus NB minus. So this is A, this is B. So using this result here, so this gives NA intersection B plus NA intersection C minus NA intersection B union A intersection C. So this. Now स्टूडेंट अब ये देखिए A और B का इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है? A और B का इंटरसेक्शन वाला पार्ट हमारा ये इतना पार्ट, और A और C का इंटरसेक्शन वाला पार्ट, A और C का इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये। अब दोनों में जो कॉमन, दोनों का जो सॉरी यहाँ पर इंटरसेक्शन फॉर्मूले में होता है, दोनों का इंटरसेक्शन, दिस इज द पार्ट ऑफ, दिस इज द NA intersection B intersection C. So this is N, तो A intersection B बच्चों ये है, A intersection B है, यहाँ पे देखिए A और B का इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये तो है, और A और C का इंटरसेक्शन वाला पार्ट आपका कौन सा है? A और C का इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये दिख रहा है। अब इन दोनों में जो कॉमन वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो यही तो है। तो दिस इज द NA intersection B intersection, तीनों का इंटरसेक्शन हो गया, A और B और C। तो NA plus NB plus NC minus NA intersection B minus NB intersection C and minus NA intersection C, and this is minus minus plus NA intersection B intersection C. This is called as NA, तीनों का कॉमन, बिकॉज ये जो है तीनों का कॉमन हो गया। A intersection B ये हो गया, A intersection C ये हो गया, अब ये तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको मतलब ये दोनों का ही कॉमन है, A intersection B और A intersection C का कॉमन तो ही है, तो ये इसका मतलब तीनों का कॉमन है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ A union B union C. So here we put the formula of NA union B union C, students. Now students, we can prove this theorem by also some other method. We verify this theorem. So students, how can we verify? Verify theorem. How we can verify this? That is, this is, students, this is A, this is B, this is C, this is AB, CD, E, F, G. Let us test it. So students, from figure, from Venn diagram, A union B union C, A union B union C कितना आ गया बच्चों हमारे पास? A plus B plus C plus D plus E plus F plus G. हम मान के चलते हैं कि यूनिवर्सल सेट में कोई नहीं है।
सो ये अब हमारे पास एन ए में कितने हैं? एन ए व्हाट इज एन ए मींस टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए. सो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. व्हाट इज एन बी? सो एन बी में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? बी में टोटल एलिमेंट्स बच्चों हो गए हमारे पास बी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ. बी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ. एंड व्हाट इज एन सी? सी में कितने एलिमेंट्स हो गए? सी प्लस डी प्लस G plus F. And what is A intersection B? A intersection B में कितने एलिमेंट्स हैं? A और B का इंटरसेक्शन में B और D. B plus D. And A intersection B intersection C स्टूडेंट्स. B intersection C में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो F और G. तो F plus G. And जो हमारे पास A intersection C है, A intersection C में कितने एलिमेंट्स हैं? A और C में एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में C और D. नहीं, B और C में B और C के इंटरसेक्शन में D और F है. सो B प्लस F. और A और C के इंटरसेक्शन में स्टूडेंट्स A और C के इंटरसेक्शन में हमारे पास C प्लस D. C प्लस D. और तीनों के इंटरसेक्शन में A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? तीनों में D कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स. दिस इज D. नाउ अप्लाइंग द फार्मूला N A यूनियन B union C is equal to NA plus NB plus NC minus NA intersection B and A intersection C minus NA intersection C minus plus NA intersection B intersection C. So apply all these values here. So student NA is A plus B plus C plus D, NB is B plus D plus E plus F. And C is C plus D plus E plus G plus F. And minus N A intersection B. A intersection B is B plus D. And here this is minus B intersection C is D plus F. And this is C plus D. And this is D. So students here C is cancel out. D is cancel out. Minus C plus D. This is this is plus D. When you solve this, so you get A plus B plus C plus D plus E plus F plus. So this is the NA union B union C. So this is the result of miracle. Now students, let us see very most important results from this Venn diagram. Number of elements having exactly twos of the sets A, B and C. It means वो एलिमेंट्स जो एग्जैक्टली दो सेट के को जो रखते हैं दो सेट में हो. So that here is what is the number of elements shared two sets. So A और B कौन सा एलिमेंट शेयर कर रहे हैं? B exactly two sets. So this is B plus here is B और C कौन सा शेयर कर रहे हैं? B और C हमारे पास जो शेयर कर रहे हैं वो A और B एग्जैक्टली A और B. उसमें C का कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए. एग्जैक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स A, B एंड C. तो दो के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं? उसमें तीसरा. सो एग्जैक्टली यहाँ पर जो A और B शेयर कर रहे हैं सेट्स वो एग्जैक्टली B वह एक एलिमेंट्स B है. और एक B और C F and A or C, C. This is the so B. What is B? So B is what is B, students? What is B? So B is an A intersection B, an A intersection B. Intersection B कौन सा? माइनस ये वाला माइनस an A intersection B intersection C. This is B.
is F. What is F? F is this. B और C का इंटरसेक्शन में कौन से पार्ट है? D और F. उसमें से कॉमन पार्ट D हटा देंगे. So this is N B intersection C minus N A intersection B intersection C. Similarly, C. What is C? C is this and A intersection C में कौन सा एलिमेंट है? C और D. और उसमें D हटा देंगे तो मिल जाएगा. तो C को हम लिख सकते हैं. हम लोग C को लिख सकते हैं N A intersection C minus N A intersection B intersection C. So what is the result? So result is N A intersection B plus N B intersection C plus N A intersection C minus N A 3 times of N A intersection B intersection C. So this is number of elements having exactly two of the sets A, B and C. Now students, number of elements having exactly one of the sets A, B and C. ठीक है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो एग्जैक्टली एक सेट में रहेंगे. तो एग्जैक्टली एक सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ए में कौन सा है? ए. क्योंकि एग्जैक्टली अगर ये इंक्लूड कर लेंगे ए में तो है तो पूरे एलिमेंट्स ये स्टूडेंट्स. ए में सारे एलिमेंट्स कौन से? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी. बट हमें वो एलिमेंट्स चाहिए जो सिर्फ ए सेट में हो या सिर्फ बी सेट में हो या सिर्फ सी सेट में. तो दिस इज इक्वल टू फ्रॉम वेन डायग्राम. So from Venn diagram, this is from Venn diagram. Number of elements having exactly one of the set A, B and C is equal to A plus E plus G. And what is A? What is A, students? So A is, what is A? And A minus B. A के ऐसे एलिमेंट्स जो B में नहीं हो. A के ऐसे एलिमेंट्स जो B में नहीं हो. इस तरीके से आप ऑटोमेटिकली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. So these are some results, and also fourth result, or fourth theorem you can say N A minus B is equal to N A minus N A intersection B, because if you let this is A, this is B, this is A, this is B, so this is A intersection B. This is A minus B and this is A B minus B. So A minus B को हम क्या लिख सकते हैं? A minus B को A के एलिमेंट्स में अगर इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स हटा देंगे तो हमें A minus B के एलिमेंट्स मिल जाएंगे. सेकेंड N B minus A. अब B minus A को हम क्या लिख सकते हैं? B के ऐसे एलिमेंट्स जिसमें ये A के एलिमेंट्स नहीं है. तो कॉमन पार्ट अगर हम हटा देंगे B में से तो ये B के एलिमेंट्स मिल जाएंगे हमको जिसमें A नहीं है. B के ऐसे A के ऐसे एलिमेंट जिसमें B नहीं हो और B के ऐसे एलिमेंट जिसमें A नहीं हो, तो उसको हम लिख सकते हैं N B minus N A intersection B. Now students, result using De-Morgan's law. De-Morgan's law को यूज करते हुए उसके रिजल्ट्स कैसे होंगे? तो सबसे पहले हमारे पास रिजल्ट्स हैं N A dash intersection B dash. इसको हम N A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं. N A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट के बराबर होगा. अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं
किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए u माइनस ए, यूनिवर्सल सेट हो उसके तो माइनस ए उसका कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं n यूनिवर्सल सेट माइनस n u माइनस n a इंटरसेक्शन a union b। So this is similarly n a dash union b dash is equal to n a intersection b complement। So this is n u minus n a intersection b। So this is the, यहाँ पर देखिए a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट, a यूनियन b क्या है स्टूडेंट्स, a यूनियन b पूरा ये हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला हिस्सा हो इधर वाला, तो यूनिवर्सल सेट में अगर हम ये हटा दिया इसको माइनस कर देंगे यूनियन b को तो ये निकल आएगा स्टूडेंट्स। तो दिस इज द सम रिजल्ट्स। Now students, after some results, now we should move on exercise 1.5. So first problem of 1.5 exercise is that in a group of 400 people, 250 can speak Hindi and 200 can speak English. So how many people can speak both Hindi and English? So students, let A is equal to set of people who speak Hindi and B is the set of people who speak English, who speak English। So स्टूडेंट हमने A सेट को जो हिंदी बोलते हैं उनका सेट ले लिया A को, और B को हमने जो इंग्लिश बोलते हैं उनका सेट ले लिया। सो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप में 400 पीपल है, इट मींस A यूनियन B, A यूनियन B में कितने हो गए, नंबर 400, और 250 कैन स्पीक हिंदी, इट मींस सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट सेट इज 250 बिकॉज A को हमने हिंदी बोलने वालों का सेट माना हुआ है, और B को इंग्लिश का, इंग्लिश वाले कितने बोलते हैं स्टूडेंट्स, 200 स्पीक इंग्लिश। सो we have to find how many people can speak both, means both means intersection, so we have to find A intersection B, this is question mark। So we have a formula by result, what result, NA union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B। So using this result students, put the value, this is 400 is equal to NA is 250 plus 200 minus NA intersection B, this is 450 minus 400, so NA intersection B is equal to 450 minus 400 which is 50। So students, 50 students can speak both Hindi and English, so 50 students can speak both Hindi and English। So this is the solution, it means this is A, this is B। So सेट A में यूनियन में टोटल कितने हैं, 400 बच्चों स्टूडेंट्स हैं, NA में कितना है 250 है, इस पूरे में 250 था और 200 इसमें पूरे में था, और यहाँ पर 50 कॉमन आ गई, ये 50 स्टूडेंट्स, दिस इज 50। Now students, the second problem is in a class of 25 students की क्लास में 12 have taken mathematics, 8 have taken mathematics but not biology। Find the number of students who have taken both mathematics and bio, जो कि दोनों ले रहे हैं। Also find the number of those who have taken biology but not mathematics। So students, let solution number 2, problem number 2, let A is the set of students who taken
and B is the set of students who take biology. पूरा अब इसको देखिए ध्यान से, क्या गिवन है? टोटल 25, इसके मीन यूनियन में दे रखा है A यूनियन B 25. 12 have taken मैथमेटिक्स, इसमें से मैथमेटिक्स कितने लेते हैं? 12. And 8 have taken mathematics but not biology. So this means mathematics को ले रहा है, means A minus B, but biology नहीं ले रहा है. Means number of elements of A minus B is equal to 8, and of A minus B is 8. Now students who have taken both mathematics and find the number of students who have taken both mathematics and biology. Common means intersection, find out with them. This is question number. And also find those number of students who have taken biology but not maths. So we have to find n b minus b. So students, from here you can see total formula is, what is this? N a minus b is given, N a is given. So we have to know that N a minus b is equal to N a minus N a intersection b. So N a minus b is 8, N a is 12 minus N a intersection b. So here N a intersection b is equal to 4. It means 4 students हमारे पास ऐसे हैं जो both सब्जेक्ट लेते हैं, बायोलॉजी भी लेते हैं और मैथमेटिक्स भी लेते हैं. So this is the answer number 1. Now we have to find n b minus a. So what is n b minus a? N b minus a is equal to n b minus n a intersection b. But n b is not in the information. n b यहाँ पर हमको पहले n b फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो फॉर्मूला होता है n a यूनियन b is equal to n a plus now plus n b minus n a intersection b. So वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट. यूनियन में 25, n a में 12 plus n b minus n intersection b 4. So this is 12 minus 4 8 माइनस कर देंगे. So n b is 17. Here तो ऐसे कितने जो सिर्फ बायोलॉजी लेते हैं, बायोलॉजी लेने वाले 17 हो गए स्टूडेंट्स. हमको फाइंड तो लेते हैं बट सो n b minus a is equal to n b minus n a intersection b. So n b is 17, there is 17 minus n a intersection b. So n a intersection b is 4. So 30. So 30 students ऐसे हैं जो बायोलॉजी लेते हैं पर मैथमेटिक्स नहीं लेते हैं, और 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों लेते हैं. So this is the answer of this problem number 2 student. Now students, the third problem is that if x and y are two sets such that number of elements in x is nx equal to 17 and y is equal to 23, and number of elements in x union y is equal to 38, then find number of elements in x intersection y. So we know that nx union y is equal to nx plus ny minus nx intersection y. So here we find 38, this is nx is 17, ny is 23, and nx intersection y. So n of x intersection y में कितने एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स? So this is 40 minus 38, 2 elements. So this is intersection में 2 elements. Now fourth problem is that in a survey 63%, तो सर्वे 63%, it means 100 people में सर्वे किया गया हुआ है. So let total number of people in survey is equal to 100. It means and let A is equal to set of people
like cheese. And B is the set of people like apples. So students, here NA union B is equal to 100 and A is equal to 63 and B is equal to 76 and the both Indian X% Indian like both. So and A intersection B is equal to X. So find the value of X. So students, you know that NA union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B. So students, A union B 100 is equal to NA 63 plus 76 minus X. So X is, this is 143 minus 100, this is 43. So students, 43 students ऐसे हैं जो both cheese and apples को like करते हैं. So thank you students for today's video. From Shivaji Group of Institution. Today I am going to explain the next topic of the lesson, systematic, and the topic is nomenclature. In the previous lecture I told about the history of the classification. Today the topic is nomenclature. Nomenclature is a type of a science of biology which deals with the study of how to give the name of organism. Actually it follows some proper rules regarding to the nomenclature. So nomenclature is two types. First is vernacular name, it is also known as local name, and second one is known as specific name. Now comes to the vernacular name. Vernacular name or local name, as the name indicate local, such type of a nomenclature is followed by a particular area, it is followed by a particular locality, and this can be changes from one locality to another locality. For example, China rose is one of the plant that is found in India. It is known as Padmacharni in Sanskrit. It is called Padmacharni in Sanskrit, and it is called Java in Bengali. It is called Java in Bengali, and in Odisha it is called Mandara. It is called Mandara. So actually, because the locality are changed, so the vernacular name is changes from one location to another location, and such type of a nomenclature cannot be used in biology. They are actually the common name at a particular area that are given by the peoples of that area. So this cannot be used in biology. Now comes to the second. This is called scientific name. Scientific name is one of the scientific name is a system of a nomenclature in which the scientist gives a particular name of a organisms by a specific rule. So the scientific name can be used all over the world. It is used all over the world, and the scientific name is of three types. First is known as polynomial nomenclature, second is known as binomial nomenclature, and third one is called trinomial nomenclature. Now first of all I will tell polynomial nomenclature. As the name indicate, polynomial, it means that this such type of a nomenclature will be considered many name of one organism. It means that it has considered some many specific characters to nomenclature such type of a organism. For example, the example is cryophyllum. Cryophyllum is a type of a plant which is just look like a grass because its leaves are looking just like a grass. So it is a plant that is called cryophyllum, and in polynomial nomenclature its name is given by scientists Cryophyllum
Saxitalis, Folis and Graminis. So this is one of the most complicated system adopted by the scientists, that is called polynomial nomenclature, because here many names is given to one plant. For example, Crauphyllum saxitalis, Folis and Graminis. So such type of a name cannot be memorized easily, and they cannot used by the taxonomists. They cannot be used by taxonomists. Polynomial nomenclature cannot be used by taxonomists. Now comes to the another nomenclature system, that is called binomial nomenclature system. It is one of the most important system adopted by the scientists called binomial nomenclature, and in the previous lecture I already told that binomial nomenclature is given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus gives the binomial nomenclature. So this is the word accepted system of a nomenclature that are used by the scientists to naming any organism. So this is important for your examination point of view also. Listen carefully. Binomial nomenclature is actually a system of a nomenclature in which a distinct and proper scientific name is given to the organisms. It is one of the system that gives a distinct proper scientific name to any organisms. This binomial nomenclature is actually consists of two words. This is important point. Listen carefully. This binomial nomenclature is consists of two words. As you know, the binomial, bi means two and nomial means name. It means that such type of a name is consist of two words. The first word is called generic and second is called specific. It means that the first word indicate the generic name of the organism and second word indicate the specific name of the organism. So this is very important system of a classification, system of a nomenclature given by Carolus Linnaeus. It is consist of two words. First is generic name and second is specific name. Actually, what is generic name? The generic name means the genus of such type of organisms, and a specific name means the species of such type of organism. Which type of a species it belong? The organisms belong which type of a species. So it is consist of two words. First is generic name and second is specific name. Generic name means the name of genus of that organisms, and a specific name means the name of the species of that organism. It means that the binomial nomenclature is consist of two words. First is genus and second is species. First is genus and second one is species. So this one is important point. If we nomenclate any organism, first of all we written the genus of such type of organisms, and second after that genus species is written. Okay, this is called binomial nomenclature system. As you know, the binomial nomenclature system was given by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus is Latinized as, this is important point, Carolus Linnaeus is Latinized as Carl von Linné. Carl von Linné. It is Latinized. It means that the name of Carolus Linnaeus in Latin language is Carl von Linné. Okay, Latinized means it is a type of language. It is a type of language that is called Latin language. Okay, so the Carolus Linnaeus is written in the form of Latin language. How it can be written? It is written as Carl von Linné. Okay, this is important point. Carolus Linnaeus first of all introduced the binomial nomenclature in his book Philosophica Botanica in 1751. This is important point. Remember that Carolus Linnaeus first of all introduced the binomial nomenclature in his book Philosophica Botanica, but he published the binomial nomenclature in his book Species Plantarum. First of all, he introduced it on the book Philosophica Botanica in 1751, and he introduced binomial nomenclature
binomial nomenclature in his book Species Plantarum in 1753 for the plant. This is one of the important point. First of all, he introduced the binomial nomenclature for the plant in his book Species Plantarum, and after that for animal in the Systema Naturae, 10th edition of Systema Naturae, he used binomial nomenclature for the animals in the 10th edition of Systema Naturae in 1758. This is one of the most important point regarding to the nomenclature. Okay, so listen carefully. Now actually, as I told that binomial nomenclature is made up of two words. First is known as generic word and second is known as species. It means that if we write the name of any organism, first of all we written the genus of that organism, after that a species is written. There are some common rules that are followed by the binomial nomenclature, I told after some time. Now, what is binomial nomenclature system? An example of binomial nomenclature system. As you know that honeybee in Hindi it is called madhumakhi. Honeybee is written as Apis indica. Honeybee is written as Apis indica. The Apis, it means that the Apis indica, the Apis indicate the genus of the honeybee. Genus of the honeybee, and indica represent the species of the honeybee. Species of the honeybee. It means that the first name is written as a genus and second is called a species name. This is called binomial nomenclature. Another example, for example, mango. Mango is written as Manganifera indica. It is written as Manganifera indica. It means that mango in scientific language is written as Manganifera indica. Here the Manganifera represent the genus of the mango, because in the rule of binomial nomenclature we first write the genus name and after that the species name is written. So here Manganifera actually indicate the genus of mango and indica actually represent the species of mango that is found in India. Okay, so this is called the binomial nomenclature system. And listen very carefully, the name are Latinized. The name that are the scientific name that we can write to any organisms, they are Latinized. They are always Latinized. It means that they are written in Latin language. The name in binomial nomenclature, the name of any organism is written in Latin language and printed in italic. This is one of the most important point. Printed in italic. They are Latinized. It means that Latinized means that they are derived from the Latin language. Always they are derived from the Latin language and are printed in italic form. Italic form means they can be written in italic form. Italic form, as you know, that italic form is written like that. I am written here the Apis indica. It is written in such type of a form. This is called the italic form of the word. Okay, italic form of the word. And there are some common rule that I am going to telling you. Now comes to the rule of binomial nomenclature. This is important points, because this tells the rule how the nomenclature, how the binomial nomenclature is written for an organism. The first rule is that a scientific name consists of two words, as I tell in the previous. A scientific name is consist of two words. Scientific name of any organism is consist of two words. First is genus and second one is species. They should not have less than 3 letters. It means that the scientific name, if we written for any organisms, either it is plant or animal, it should not be less than 3 words. It should not be less than
3 letters, it should not be less than 3 letters, and more than 12 letters, it means that the scientific name that are written by you cannot be less than 3 letters and cannot be more than 12 letters. This is one of the most important rule to written the scientific name of any organism. The second one is the generic name. Generic means the genus name. The generic name is written first. As you know that the genus name is written first, and it is like a noun. It is like a noun because noun is written first. So the generic name or genus is written first. It is like a noun. Its first letter is always capital. The name of the genus is started with a capital letter. This is important point. The name of the genus that we have to write for any organisms is started with a capital letter, and the first letter of a specific name, or species name is written with a small letter. So these are the rule followed by the binomial nomenclature scientist. The generic name is written first and it is like a noun, and the first letter is always capital. The third point is that the two plant or animal can be same generic name. It means that the two plant or two types of a plant or two types of animals, they are sometimes having this, they are mostly having the same generic name. It means that the genus name is followed by more than one organism. Okay, for example, that you know, we are called Homo sapiens, and the primitive man is called Homo habilis. Homo sapiens and Homo habilis. Homo sapiens and Homo habilis. Here you see that Homo sapiens and Homo habilis. Here Homo term is same for both kind of human beings. It means that it is used for ancient man. It can be used for nowadays humans. It is used Homo sapiens, and in primitive man it is also called Homo habilis. It means that the genus name is same. Genus name should be same, but the species are different. Here species is sapiens and here species is habilis. Okay, species are different. So this point tells us that the two plant or animal can be the same generic name. Now next point, a specific name is written after the generic name. Specific name means the name of a species of any organism is written after its generic name, and this specific name is started with a small letter. This specific name will be very short and can be compound. It means that the specific name is written after the generic name. It should be short but can be compound. It can be short but can be compound means that it is also written in the compound form. Here, as you know, Hibiscus rosa sinensis. Hibiscus is actually tells the genus of the plant, and the rosa sinensis tells the species of the plant. In Hindi, Hibiscus rosa sinensis is known as Gulmohar. Okay, Hibiscus rosa sinensis. Here hibiscus represent the genus of the plant and rosa sinensis represent the species of the plant, and this can be compound. Here arrow, here some dot is seen here. This is compound form of the specific name. Okay, rosa sinensis, and these are written in small letter. And note down that a specific name when written in copy is always underlined. It is always underlined when we written in our copy. This is the important rule. It is first of all underlined. The specific name is underlined whenever we have to write in our copy. So they are always underlined when we written in our copy. Now the fifth rule is the name are derived from Latin language. This is important point. The names that in binomial nomenclature systems, if we give the name of any organisms, it can be derived from the Latin language. It means that the name, for example, Hibiscus rosa sinensis is a scientific name of plant, and it is derived from Latin language. Hibiscus is a Latin language and rosa sinensis is also a Latin language.
they can Latin language. In Latin language, we also call Latinized. It is also called Latinized. It means that the scientific name should be Latinized. It means that they are written in Latin form, Latin language, and it is printed in italic form. They are always the scientific name is always printed in italic form. Okay. So student, this is all over today about the nomenclature. Here one thing also, the trinomial nomenclature system. Trinomial nomenclature system is what? Here one another things are added. First genus, after that species comes, species, and after a species in trinomial nomenclature, genus, species and subspecies are also included. Subspecies are also included. This subspecies is also called variety. This is also called variety. So genus, species, subspecies or varieties is called trinomial nomenclature system. For example, Brassica campestris botrytis, Brassica campestris botrytis is a trinomial nomenclature system. Here Brassica represent the genus, campestris represent the species, and botrytis represent the subspecies of the Brassica campestris. Brassica campestris in Hindi it is called sarso. Okay. Now the another example is also given here. Crobus splendus insolens. Crobus is the name of crow. Crobus in Hindi it is called kawa. So the name of crow is Crobus splendens insolens. Here Crobus represent the genus of the crow, and splendens represent the species of the crow, and insolens represent the subspecies of the crow. This is called trinomial nomenclature system. Here student, the scientific name is divided into three parts. First is polynomial nomenclature system, binomial nomenclature system, and trinomial nomenclature system. So in which the binomial nomenclature system is used by most of the scientists in all over the world. This is all over today student. Thank you.